हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में अपन ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन अब भारत के परिवहन पे बात कर रहे थे। तो भारत के परिवहन पे सड़क परिवहन, रेल परिवहन हो चुका अपना और आज वायु परिवहन है। तो अपन देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए, तो सबसे पहले वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में सबसे पहले अपना पॉइंट है कि भारत में स्टार्टिंग कब हुई वायु परिवहन की। तो 1911 में हुई और पहली जो वायु परिवहन की शुरुआत थी वो एक पार्सल जो डाक विभाग है उन्होंने भेजी थी एरोप्लेन के थ्रू नैनी से इलाहाबाद से नैनी के इलाहाबाद जो प्रयागराज है, तो इसको आप प्रयागराज के रूप में पढ़िएगा। प्रयागराज से नैनी के बीच भेजी गई थी, ठीक है। पर ये जो थी ये डाक विभाग के द्वारा भेजी गई थी। 1912 में पहली अपनी आम नागरिकों के लिए विमान चालू करा था। तो ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। 1912 में पहली बार आम नागरिकों के लिए भारत में के लिए विमान सेवा शुरू की गई। विमान सेवा शुरू की गई, ठीक है। ये अपना पॉइंट है कि 1911 में तो पार्सल के लिए हुई थी और 1912 में जनता के लिए हुई थी। उसके बाद 1933 में क्या हुआ फिर अपना उसके बाद 1930 में एक इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई, जिसके थ्रू सारे विमानों का देखरेख और ये रखना शुरू हुआ गया। पर 1932 में उससे पहले ही एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम था टाटा। अब देखिए, टाटा सबसे पहले शुरू हुई थी, फिर बाद में जाके इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही एयर इंडिया को वापस इसको टाटा के एयरलाइंस के रूप में इसको सौंप दिया गया, टाटा एयरलाइंस समूह को। और इसका नाम वापस अब टाटा एयरलाइंस, खैर अभी नाम तो नहीं हुआ चेंज, पर इंडियन एयरवेज इंडियन उससे नाम से ही है, पर एयर इंडिया के नाम से ही है। पर अब ये इसका मालिक जो है अब टाटा इंडिया हो गया है। तो पहले टाटा एयरलाइंस ने ही शुरुआत करी थी 1932 में, अब आगे जाके इसका राष्ट्रीयकरण होगा जब ये एयर इंडिया बदल जाएगी। फिर 1932 में ये हुआ। 1933 में एक कंपनी की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल एयरवेज, जिसमें एक गवर्नमेंट का था और ये एक प्राइवेट थे। फिर 1947 में ये देखिए, टाटा एयरलाइंस का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एयर इंडिया का। 1946 में ऐसा किया गया। फिर 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 2 भागों में बांट दिया गया पूरा विमान अपने वैमानिक उसको। तो 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब सारे प्राइवेटाइजेशन जितने भी थे ना सबको गवर्नमेंट के अंदर लिया है। और उसके बाद 2 विभाग बनाए बड़े बड़े। कौन से थे? एक तो भारतीय विमान निगम और एक एयर इंडिया, ठीक है। तो ये दो विभाग के अंदर ही अपना पूरा काम करेगा पूरा एयर इंडिया, और ये पूरा अपना भारत में रख रखाव भी होगा इसे। तो आगे फिर भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक उड़ानों और पड़ोसी देशों की वायु सेवा प्रदान करता है। देखिए, मैंने आपको 2 विभाग बताए थे, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। तो भारतीय विमान निगम जो था वो अपने देश की उड़ानें, मतलब आंतरिक उड़ानें जितने भी अंदर ही अंदर अपने देश में, वो सारी उड़ानें भारतीय विमान निगम देखता था। और इस साथ ही साथ ये भी देखता था कि पड़ोसी देशों के साथ जो उड़ानें हैं वो भी भारतीय विमान निगम देखता था। पर एयर इंडिया जो था वो स्पेशली काय के लिए था, जो विदेश है, जो मतलब दूसरे देश के लिए, और जो दूर है देश, उन देशों के लिए एयर इंडिया चालू किया गया था। तो जबकि एयर इंडिया विदेशों की सेवा प्रदान करती है, ठीक है। ये दोनों में ये अंतर था। फिर 1981 में जब ये भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया को थोड़ा बहुत घाटा होना चालू हुआ, तो अब पूरी बात इस पे घाटे पे चालू हो जाएगी, मतलब इसको लॉस होना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए तरह तरह की प्रोजेक्ट्स और ये चालू करते जाएंगे, तो अब उसकी कहानी चालू होगी। फिर फाइनली आखिरी में 2022 में, अभी 27 जनवरी 2022 में ही ये एयर इंडिया को आखिरकार उसको वापस टाटा एयरलाइंस को सौंप दिया गया। तो ये सब लॉस के कारण हुआ। तो 1981 में अब तीसरा एक और निगम बनाया गया, वायुदूत नामक निगम। तो ये भी उसी से रिलेटेड था ताकि उसकी भरपाई हो सके, पर ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, जिसका बाद में वापस भारतीय विमान निगम में विलय हो गया, ठीक है। वापस उसको मर्ज कर दिया गया भारतीय विमान निगम में। उसके बाद 1995 में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की शुरुआत की गई, ठीक है। ये क्या करता था भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण? ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी अपने भारत के जो हवाई अड्डे हैं, 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और बाकी के जो अपने राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उन सब का देखरेख और बनाना काम 1995 से किसने संभाल लिया था? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने, ठीक है। फिर भी उसको लॉस हो ही जा रहे थे एयर इंडिया को।
तो उसके बाद एक योजना चालू करी गई 2017 में, ठीक है, जिसका नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इस तरह से एक योजना चालू करी गई जिसमें ये रखा गया था कि कम से कम फेयर जो किराया जो है वो कम से कम रखा जाएगा, 2500 ही रखा गया था। 500 किलोमीटर के अंदर यात्रा करनी है तो 2500 ही रखा गया था। तो काफ़ी हद तक ये स्कीम कामयाब भी हुई और उसके लिए बहुत सारा लॉस रिकवर भी हुआ। पर फिर भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि जब फिर उड़ान 2017 में हुई, पर उससे 10 साल पहले की एक घटना है, जब 2007 की बात है। 2007 में भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया दोनों को मिला दिया गया वापस। अब ये दोनों निगम 1953 से बन गए थे, ठीक है, पर घाटा होने के कारण फिर इन दोनों को भी मिलाया गया। इनका विलय 2007 में हुआ, ठीक है, 2007 में हुआ। फिर 2007 में हुआ और इसका नाम फिर क्या रखा गया, और इसका नाम एयर इंडिया किया गया। रखा गया, ठीक है, एयर इंडिया रखा गया। उसके बाद फिर 2017 में उड़ान प्रोजेक्ट चालू हुआ, उड़े देश का आम नागरिक। उसके बाद फाइनली 27 जनवरी 2022 में एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया गया। तो अब टाटा समूह ने इसकी पूरा जिम्मेदारी उठा ली है और इसकी जो एयर इंडिया में जो टाटा एयरलाइंस अभी गई है, उसके बाद अभी 10 दिन पहले ही नए सीईओ बने हैं, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो ये था अपना पूरा वायु परिवहन के ऊपर कि कहाँ से कहाँ तक आज अपन यहाँ तक आ चुके हैं। और अब मैं आप में इसको फैक्ट बता देता हूँ कि जो पूरा सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन का है। सबसे छोटा हवाई अड्डा ट्रिची है। तो ऐसे मैं आपको सारे फैक्ट्स से लिखवा देता हूँ। हाँ, तो अब ये कुछ ऑनलाइन फैक्ट्स हैं। विश्व का पहला सौर ऊर्जा से कार्यरत हवाई अड्डा, ना सिर्फ भारत का जबकि विश्व का पहला सौर ऊर्जा से कार्यरत हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन हवाई अड्डा है, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आती जाती है, तो वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये कहाँ, नई दिल्ली। इसको आप लिख लीजिएगा, न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली, दिल्ली है। फिर भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा, सबसे छोटा एरिया वाइज सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, ट्रिची, तमिलनाडु में है। और लास्ट पॉइंट, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है, कुशोक बकुला रिम्पोदे। ये लेह का हवाई अड्डा है और आप उसको नाम पढ़ के आपको लग जाएगा कि ये इस एरिया का है। तो कुशोक बकुला रिम्पोदे ये अपने यहाँ का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। अब मैं आपको इसके बाद मैं आपको भारत के कुछ फेमस एयरपोर्ट्स बता देता हूँ। ये कुछ ये भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। ये इनका स्थान है सारों का और ये उनके नाम है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए मैंने वो हवाई अड्डों के नाम लिखे हैं, जैसे कि जो जहाँ पर है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो कोयम्बटूर में। तो पूछेगा भी नहीं, उसको नाम से गेस भी कर सकता है। और जो दूसरों के नाम पे है वो अपन पढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, दिल्ली में, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बता रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, हवाई अड्डा भी है, ठीक है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के, सबको पता। बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये नागपुर में है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, पर इनका जो हवाई अड्डे का नाम है वो नागपुर में रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको पता है, अहमदाबाद गुजरात के थे। चौधरी चरण सिंह जी लखनऊ से रिलेटेड है, तो लखनऊ में इनका है। फिर गुरु रामदास जी
अमृतसर में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके बाद में 1-2 और बचे हैं, वो और बता देता हूँ आपको। तो कुछ जो अपने बचे हैं उसमें वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर है? श्रीनगर में। फिर है गोपीनाथ बारडोली, ये कहाँ पर है? गुवाहाटी। ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? इंदौर में है। ये यूनिवर्सिटी भी है, इंदौर में ही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ? वाराणसी में। और आखिरी का है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ? उड़ीसा भुवनेश्वर, आप जानते होंगे। भारत में कुल 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत है। अभी जो फंक्शनल है वो है 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। एक लास्ट पॉइंट ये रह गया था कि पवन हंस लिमिटेड जो भारत में हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है, जैसे कि आपने कहीं भी देखा होगा कि इमरजेंसी में है, फिर केदारनाथ दर्शन के लिए जो हेलीकॉप्टर सुविधा है, अधिकतर जो तेल खोज में जो जाती है दुर्गम स्थानों पर, वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है वो पवन हंस लिमिटेड ही करती है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इसी के साथ अपना भारत का परिवहन में वायु परिवहन खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।